नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इस्तेक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर लॉयर्स एसोसिएशन ने तहसील में प्रदर्शन किया है। और वहीं आपको बता दें, कन्नौज की तिरवा तहसील का ये मामला है, जहां पर कार्यालयों को बंद कराकर कर्मियों को किया गया बाहर। और वहीं एसडीएम नायब तहसीलदार के तैनाती की मांग की गई है। और वहीं 2 महीने से खाली चल रहे हैं अधिकारियों के पद और डीएम से कई बार मुलाकात के बाद नहीं हो पाई है तैनाती। और वहीं कन्नौज की तिरवा तहसील का यह मामला है, जहां पर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 2 महीने से खाली चल रहे हैं अधिकारियों के पद, जिसकी तैनाती को लेकर कई बार तहरीर दी गई, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। डीएम से कई बार मुलाकात करने के बावजूद इन पर तैनाती नहीं की गई। और कन्नौज की तिरवा तहसील का ये मामला है, जहां पर लॉयर्स एसोसिएशन ने तहसील में प्रदर्शन किया है। और वहीं आपको बता दें, खाली पदों को लेकर तैनाती का ये प्रदर्शन हो रहा है। कार्यालयों को बंद कराकर कर्मियों को बाहर किया गया और ये प्रदर्शन कर्मियों को बाहर करके किया गया। और एसडीएम नायब तहसीलदार की तैनाती की मांग की गई है। और 2 महीने से खाली चल रहे अधिकारियों के पद की तैनाती को लेकर ये प्रदर्शन किया गया और कई बार डीएम से मुलाकात के बावजूद नहीं हो पाई है इन पर तैनाती। गुजरात के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम तक होगा और जानकारी के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदलते हैं और कुल 24 मंत्री शपथ ले सकते हैं। रूपानी मंत्रिमंडल में शामिल दिग्गज मंत्रियों का पत्ता काट सकता है। और वहीं शपथ ग्रहण से पहले सभी विधायकों को गांधीनगर पहुंचने को कहा गया। और भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गुजरात के 70वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने एक सादे समारोह में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। और 2 दिन पहले विजय रूपानी ने हाईकमान के आदेश के बाद मुख्यमंत्री पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। और गुजरात में लगभग 1.25 साल बाद विधानसभा चुनाव होने और राजभवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। और पार्टी के निर्णय के अनुसार केवल पटेल ने शपथ ली। और वही माना जा रहा है कि मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अगले कुछ दिनों में मंत्री परिषद के अन्य सदस्य शपथ लेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज 15 सितंबर से फाइनल ईयर के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए ऑफलाइन मोड में क्लासेस फिर से शुरू कर दिए। और दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज, डिपार्टमेंट और सेंटर्स आज से 50% उपस्थिति के साथ प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए फिर से खोल दिए गए। और हालांकि थ्योरी कक्षाएं ऑनलाइन मोड में ही जारी रहेंगी। और वहीं यूजी और पीजी छात्रों के लिए ऑफलाइन प्रैक्टिकल क्लासेस में उपस्थित अनिवार्य नहीं किया गया है। और वहीं डीयू में ऑफलाइन प्रैक्टिकल क्लासेस में भाग लेने वाले छात्रों को कम से कम कोविड वैक्सीन की एक खुराक मिलनी चाहिए। हालांकि जिन छात्रों को हॉस्टल में रहना है उन्हें फुल्ली वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य कर दिया गया। और कक्षाओं में आने वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों को भी पूरी तरह से टीका लगा होना चाहिए। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को कोविड-19 टीकाकरण की दोनों खुराक जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। और वहीं जो छात्र कॉलेज, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी विजिट कर रहे हैं उन्हें कोविड-19 टीकों की कम से कम 1 डोज लगी होनी चाहिए। और हालांकि कैंपस के रेजिडेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि उनका पूरा तरह वैक्सीनेशन हो। और वहीं फिजिकल क्लासेस में भाग लेना ऑप्शनल है और इसलिए कक्षाओं में उपस्थित अनिवार्य नहीं है। और इसके अलावा अगर इवनिंग कॉलेज और मॉर्निंग कॉलेज द्वारा कक्षाओं के संचालन के लिए एक ही कैंपस शेयर किया जा रहा है तो कॉलेजों द्वारा शारीरिक कक्षाएं लेने के लिए एक कंडक्ट टाइम टेबल का फॉलो किया जाएगा। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है और ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज होगी। और इसी बीच अब्बा जान शब्द के बाद अब चच्चा जान चर्चा में है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चच्चा जान शब्द का इस्तेमाल किया
और टिकैत ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चच्चा जान कहा है। दरअसल टिकैत बागपत में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान टिकैत ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला और टिकैत ने कहा कि बीजेपी के चचा जान असदुद्दीन ओवैसी यूपी आ गए। अगर ओवैसी बीजेपी को गाली भी देंगे तब भी उन्हें उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी और ओवैसी एक ही टीम है। और वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी ने इससे पहले अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया था और बीते रविवार को कुशीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से पूछा था कि क्या उन्हें राशन मिल रहा है और 2017 से पहले ये राशन उन्हें कहां से मिल रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि क्योंकि तब अब्बा जान कहने जाए वाले लोग राशन को खा जाते थे और कुशीनगर का राशन नेपाल और बांग्लादेश भेजा जाता था, और आज अगर कोई गरीबों के राशन को हथियाने की कोशिश करेगा तो वह निश्चित रूप से जेल जाएगा। झारखंड के रामगढ़ जिले के रजप्पा थाना क्षेत्र के लारी के निकट बुधवार की सुबह एक कार और बस में भीषण टक्कर हो गई थी और दोनों वाहनों में टक्कर के बाद लगी आग से कार में सवार 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई और सड़क हादसे में बस भी क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह 8 बजे के करीब महाराजा बस धनबाद से रांची जा रही थी और इसी दौरान रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी के निकट रामगढ़ से बोकारो की तरफ जा रही एक कार सीधी टक्कर हो गई और प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो टक्कर के बाद तुरंत आग लग गई थी और घटना की जानकारी रजरप्पा थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। हालांकि थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के आने तक सब कुछ खत्म हो चुका था और वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटना के बाद कार का दरवाजा नहीं खुल पाया था और उनके अनुसार कार में 5 लोग सवार थे जिनकी जिंदा जलने से मौत हो गई। और वहीं धनबाद से रांची जा रही बस को भी नुकसान हुआ और बस में सवार लगभग 20 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे और इसी भीषण सड़क दुर्घटना के बाद रामगढ़ बोकारो हाईवे को बंद कर दिया गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और घटना के बाद स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जुट गई और बाद में पुलिस की ओर से भी कार में सवार 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। हरियाणा के पलवल जिले में 3 हफ्ते के अंदर 7 बच्चों की मौत के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया और मृतक बच्चों की उम्र 14 साल से भी कम है और मृत्यु के कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया। और वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौत के कारणों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए सर्वे में जुटे हुए और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से डेंगू, निमोनिया और से लेकर स्वच्छता की कमी के कारणों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन पुख्ता तौर कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा। और पलवल से करीब 20 किलोमीटर दूर चिल्ला गांव में स्वास्थ्य अधिकारी डेरा डाले हुए और मौत के कारणों की जांच में जुटे हुए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से गांव के लोगों के बीच सर्वे करने में जुटे हुए अधिकारियों ने बताया कि सर्वे टीम में महामारी विशेषज्ञ और स्वास्थ्य निरीक्षक शामिल है। अधिकारियों ने अंदेशा जताया कि मौत गांव में स्वच्छता न होने के कारण उत्पन्न होने वाली किसी बीमारी से हुई होगी और मुख्य चिकित्सा के मुताबिक बच्चों की मौत में से 2 की मौत संदिग्ध निमोनिया के कारण हुई है और एक में गंभीर एनीमिया का मामला बताया जा रहा है और वहीं एक गैस्ट्रोएंटेरिटिस से बुखार के कारण मौत हुई और एक अन्य बच्चा तेज बुखार और दूसरा सदमे के साथ बुखार के कारण मौत हो गई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 6 साल की मासूम से कथित तौर पर बलात्कार और उसके बाद हत्या के मामले में नया मोड़ आया। अब हैदराबाद सिटी पुलिस ने रेप और मर्डर के आरोपी राजू की जानकारी देने वाले के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। हैदराबाद शहर के सईदाबाद इलाके की सिंगरेनी स्लम कॉलोनी में 9 सितंबर को 6 साल की बच्ची अर्धनग्न अवस्था में पड़ोस के घर में मृत मिली थी और बच्ची से बलात्कार और फिर हत्या का मुख्य आरोपी राजू, जिसकी उम्र 30 साल बताई गई है
और शुरुआत में हैदराबाद पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी को कुछ घंटों में ही पकड़ लिया जाएगा, लेकिन संदिग्ध अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और आरोपी को आखिरी बार 10 सितंबर को सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। और वहीं अब पुलिस ने आरोपी की फोटो जारी की है और उसकी जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। और पुलिस ने बताया है कि संदिग्ध व्यक्ति लगभग 5 फीट 9 इंच लंबा है और उसने अपनी बाहों पर मोनिका टैटू गुदवाया हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों में 7 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए सहमत का खेल तेज हो गया। तमिलनाडु में डीएमके ने कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेरते हुए दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए और ऐसे में अब महाराष्ट्र की बची एक सीट पर कांग्रेस के दिग्गज जोर लगा रहे। राज्यसभा जाने की दावेदारी को लेकर कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस किसे उच्च सदन भेजने का फैसला करती है। अब वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु की 2 सीट, पुडुचेरी, असम और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल की एक एक सीट पर 4 अक्टूबर को चुनाव होने और कांग्रेस को 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना थी। एक तमिलनाडु में और दूसरी महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट है। और 4 महीने पहले हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के समय डीएमके ने कांग्रेस को 25 सीटें देकर चुनावी समझौता किया था और कम सीटें देने की एवज में उसे एक राज्यसभा सीट का वादा किया गया था। और तमिलनाडु में एक सीट के लिए होड़ में जुटे कांग्रेस के आधे दर्जन नेताओं की उम्मीदों को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। डीएमके ने राज्य के मेडिकल विंग के सचिव डॉक्टर कनिमोझी एनवीएन सोमू और नवक्कल जिला प्रभारी केआरएन राजेश कुमार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। और डीएमके की ओर से राज्य की दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा के साथ कांग्रेस नेताओं की उम्मीदें खत्म हो गई है। बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी सांसद प्रिंस राज पासवान ने बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तारी से राहत के लिए अग्रिम जमानत पाने को दिल्ली की अदालत का रुख किया है। और लोजपा सांसद के पुलिस थाने में पार्टी की एक पूर्व कार्यकर्ता से रेप के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और दिल्ली की एक अदालत के निर्देश पर प्रिंस राज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अदालत का आदेश गुरुवार को आया था और उसके बाद कनॉट प्लेस थाने में प्रिंस के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376(2), 506, 201, 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। और पुलिस ने कहा कि जांच अभी जारी है और अभी तक इस संबंध में किसी से पूछताछ नहीं की गई है। और प्रिंस राज लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान के चचेरे भाई और पुलिस के अनुसार एफआईआर में चिराग का नाम भी दर्ज है। और पुलिस ने कहा कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि चिराग ने उस पर पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाने का दबाव डाला। और जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती ने लगभग 3 महीने पहले कनॉट प्लेस थाने में प्रिंस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन तब से अब तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। अदालत के आदेश के बाद अब एफआईआर दर्ज की गई और पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसका अश्लील वीडियो बनाया गया था और बाद में वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी गई और इसके साथ ही उसे इस मामले की शिकायत न करने के लिए धमकाया गया और उस पर दबाव बनाया गया। प्रिंस राज पासवान द्वारा भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, जिसमें उन्होंने पीड़िता पर गलत आरोप लगाने की बात कही है। प्रिंस अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते रहते हैं।